दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर धर्मेंद्र सिंह बेदी जी, कुलाधिपति केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश। विशिष्ट अतिथि एवं प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता जी, पूर्व कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी, माननीय मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री रानी संसारी जी, विश्वविद्यालय के कार्य परिषद एवं विद्या परिषद के सभी सम्मानित सदस्यगण, कुल सचिव श्री पाल जी, आमंत्रित गणमान्य अतिथिगण, सभी छात्र छात्राएं के पंचम दीक्षांत समारोह आप सभी को संबोधित करते हुए मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही। यह पावन धरती संतों, ऋषियों, मुनियों, स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्र नायकों, साहित्यकारों और कलाकारों की जन्मभूमि रही। इस धरती का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा। महर्षि भृगु की तपोस्थली के रूप में प्रसिद्ध इस नगरी ने सदैव अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार किया। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नायक मंगल पांडे तथा चित्तू पांडे इसी धरती के उपज रहा। भारतीय राजनीति को नई दिशा देने वाला जयप्रकाश नारायण और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की इस मातृभूमि की उपज रहे। इसके अतिरिक्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, पंडित रघुनाथ शर्मा जी, पंडित बलदेव उपाध्याय जी, केदारनाथ सिंह जी, अमरकांत जैसे मूर्धन्य साहित्यकारों की जन्मस्थली भी यही धरती रही है। मैं ऐसी पवित्र भूमि को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। की योजनाओं बनाना, उसको सहाय करना, यूनिवर्सिटियों में सबसे ज्यादा एडमिशन उनको मिले इसके लिए प्रयास करना और सभी परिवार इसमें लगे। संख्या भी महिलाओं की, बेटियों की कम थी और इसी वजह से भ्रूण हत्या न हो, इसके लिए भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अब रिवर्स है। अब बेटियों ने अपनी ताकत बनाई कि देख लीजिए, हम में ये ताकत थी, हम पढ़ना चाहते थे, लेकिन समाज की बुराइयों के कारण महिलाओं को पीछे धकेल दिया और घर में ही सीमित कर दिया। आपका काम है बच्चा पैदा करो, बच्चों को बड़े करो, जो घर में है उसकी परवरिश करो, बाहर जाने की जरूरत नहीं। अब ये सब विचार बदल गया और हमारे पंजाब से आए हुए हमारे कुलाधिपति ने मुझे ये बताया कि मैडम अब पंजाब में नया आंदोलन शुरू हुआ है। मैंने पूछा क्या, तो उन्होंने कहा बेटा बचाओ आंदोलन चालू हुआ है। बेटा बचाओ। मैंने कहा क्यों, बेटा की संख्या तो ज्यादा है ही। तो उन्होंने कहा कि अब बेटे चले गए हैं, विदेशों में जा रहे हैं और जो बचे हैं वो ड्रग्स के आदी हो गए और युवा धन बर्बाद हो रहा है। देखिए कितनी चिंता का विषय है। धीरे धीरे करके ये सभी आदत हमारे युवा में आ रही है और इसी वजह से युवा धन को बचाने की जरूरत है और ये स्वयं आप ही अपने तरीके से बचा सकते हो। कोई भाषण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्वयं संकल्प करिए कि मुझे आगे जाकर क्या करना है, कैसा जीवन जीना है, समाज को किसे आगे ला जाना है। समाज में जितनी बुराइयां हैं, ये बुराइयों को दूर करना है कि इसमें हम भी बुराइयों में फंस जाए। इतनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब हमारा विचार नहीं बदलता है तो मुझे माफ करना, शिक्षा लेने की जरूरत ही नहीं। शिक्षा वही प्रदान करती है मित्रों, हमें सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है मित्रों,
सिर्फ मेडल नहीं है, गोल्ड मेडल है आपका। आपका जीवन भी गोल्ड जैसा पवित्र शुद्ध होना चाहिए, परिशुद्ध होना चाहिए। और इसी वजह से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन यूनिवर्सिटी और कॉलेज करती रहती है और हमारे छात्र छात्राओं में जो कौशल है वो बाहर लाने का प्रयास करती है और छात्रों को पहचान कराती है कि देखिए आप में पहचान है, आगे कर सकते हैं। आपने सबने देखा है कि जो हमारे छात्र छात्राएं स्टेज पर आई और यूनिवर्सिटी ने उनको कुछ बुक्स वगैरह दी और फ्रूट्स दिया और सभी बच्चे कुछ न कुछ पेंटिंग करके लाए और ये पेंटिंग मैंने आप सबको दिखाया। कितने उत्तम विचार से ये बेटे बेटियों ने पेंटिंग किया। किसी ने पर्यावरण पर किया, किसी ने संविधान पर किया, किसी ने राष्ट्र ध्वज पर किया, किसी ने स्कूल्स वगैरह बताई हम लोगों को। और इसमें से एक बेटी ने मुझे ये कहा, वो बोलती थी लेकिन बीच में से अटक जाती थी। मैंने कहा आप बोलिए क्या कहना है। तो उसने बहुत ही मार्मिक भाव से, हृदय से उसने कहा मुझे कि मैडम महिलाओं को बचाइए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। एक बेटी में भाव क्यों आया, ये विचार क्यों आया, ये सोचने की बात है मित्रों। बेटियों को बचाइए, महिलाओं का सम्मान करिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः बोलते रहते हैं, लेकिन क्या समाज में महिलाओं का सम्मान होता है? दहेज की प्रथा के कारण जलाया जाता है, उसको मार दिया जाता है, भ्रूण हत्या की जाती है। कहां सम्मान है? दंडित किया जाता है और कुछ न कुछ स्वरूप में उनको फुसलाकर कैसी कैसी आपत्ति हमारी महिलाओं बेटियों पर हो रही है। ये सोचने की बात है और ये कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में रहती हमारी छोटी बेटी हो या बड़ी मां हो, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। आपत्तिजनक विचार नहीं आना चाहिए किसी के मन में, क्योंकि ये आपकी माँ, बेटी, दादी, उनको सम्मान करना वही हमारा कर्तव्य बनता है। और ऐसी जब बेटियां मुझे मिलने के लिए राजभवन में आती हैं और वो मुझे बताती है कि ये आपत्ति मेरे पर हो रही है, मैं थाना में जाती हूँ तो कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराता है, तब मुझे एफआईआर दर्ज करवानी पड़ती है थाना में बोलकर। जो पुलिस भी उसको जो कोई सुरक्षा नहीं देगी तो वो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? ईश्वर के धाम में चली जाएगी। ये शिक्षा हमें वो देती है कि माँ का सम्मान करो, महिला का सम्मान करो, बेटी का सम्मान करो, पत्नी का सम्मान करो। पत्नी वो नहीं है कि आप तैयार होकर बाहर निकलो ताकि जूते दे दे, आपको मोजा दे दे, आपका टॉवेल दे दे, आपकी बैग दे दे और सलाम करेगा आपको। उसका भी कुछ कर्तव्य होता है और हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है। हमारी कार्यकर्त्री आंगनवाड़ी की महिलाएं ऊपर आई। मैंने पूछा कि आपकी आंगनवाड़ी में कुपोषित बच्चे कितने हैं? तो किसी ने बताया 2 है, किसी ने बताया कि 3 है। और मैं चाहती हूं हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और समग्र डिस्ट्रिक्ट की हमारा बच्चा कुपोषित नहीं रहना चाहिए। कुपोषित मुक्त गांव बने, कुपोषित मुक्त गांव बने, टीबी मुक्त गांव बने। ये प्रयास हर कोई करने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है।
क्या हमारे प्रधानमंत्री हर गांव में जाएंगे? तो हमारा कर्तव्य है कि हम जो गांव में रहते हैं, जो गांव की अन्न मट्टी में हम पड़े हुए हैं, वो गांव में एक दो बच्चा या तो बड़ी बहन यदि टीबी ग्रस्त है तो उसको बाहर निकलने के लिए प्रयास गांव के स्तर पर से होना चाहिए। और हम लोगों ने काम शुरू किया, सभी यूनिवर्सिटियों ने काम का आरंभ किया है कि टीबी मुक्त प्रदेश बनाने के लिए यूनिवर्सिटी 2 बच्चे या तो 3 गोद लेकर उसको पोषण किट दे दी। ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। इसी तरह नल से जल बड़ा अभियान चल रहा है मित्रों। हमारी बीमारियां कब कम होगी? जब उसको शुद्ध पीने का पानी मिलेगा, शुद्ध वातावरण मिलेगा, गांव स्वच्छ होंगे, स्कूल का परिसर स्वच्छ होगा, तब ही हमारी बीमारियां दूर होगी। बाकी बीमारियां दूर नहीं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाएगी। आप देख लीजिए, हमारी बहनों को कैंसर होता है और प्रमाण बढ़ रहा है। आप आंकड़े देख लीजिए, लेकिन हमें हमारी बेटियों की चिंता नहीं है। अभी हमने एक अभियान शुरू किया, 9 से 14 साल की बेटियों को यदि हम एसपीजी वैक्सीन दे देते हैं तो उसको कभी भी कैंसर नहीं होगा। ये वैक्सीन है मित्रों। कोरोना के समय पे जो वैक्सीन मिली और हमारे वैज्ञानिकों ने एक ही साल में वैक्सीन बना दी और हम लोगों ने ले लिया, तो हम कोरोना में से मुक्त हो गए। इसी तरह ये वैक्सीन है, लेकिन कीमत थोड़ी ज्यादा है। एक वैक्सीन पीछे 1500-2000 रुपया और 2 वैक्सीन लेनी पड़ती है 6 महीने के अंतर में। मैं आप सबको आप पढ़े लिखे लोग हैं, अध्यापक भी हैं, समाज के वरिष्ठ नागरिक भी हैं, मेरी करबद्ध प्रार्थना है आप सब लोगों को, यदि आपकी बेटी आपसे प्यारी है, आप उसका सम्मान करना चाहते हो और भविष्य में ये बेटी कैंसर ग्रस्त न हो, इसकी वजह से आप 2000-3000 रुपया का खर्च कर दो और बेटी को कैंसर से मुक्त करवा दो। कैंसर से मुक्त करवा दो। ये डॉक्टरों सबको पता है। आरंभ आपको करना है मित्रों। यदि एक व्यक्ति या तो एक गांव का एक सज्जन अपनी बेटी को ये वैक्सीन दिलवा देगी, तो आसपास के लोगों को भी एक मैसेज जाएगा कि हम भी हमारी बेटी को बचाने के लिए ये वैक्सीन दे देंगे। देखिए मित्रों, मैं ये नहीं कहना चाहती, लेकिन कई समाज में ऐसे लोग हैं जिसको पता नहीं है कि ऐसी कोई वैक्सीन है। तो मेरा काम ये है कि वैक्सीन है, आप जाइए हॉस्पिटल में, बताइए, वो वैक्सीन दे देंगे, उसका जो खर्च है वो ले लीजिए। करोड़ों रुपया का खर्च बाद में हम करते हैं, कैंसर होने के बाद करोड़ों रुपया का खर्च, क्या हम पहले खर्च करते तो, और 2-3 हजार रुपया का ज्यादा नहीं है मित्रों। हम काफी कुछ ऐसा खाते रहते हैं, सब पीते रहते हैं, जिसमें बहुत ही खर्च हो जाता है। और महिलाओं को तो मैं ये कहती हूँ कि जब रक्षाबंधन का समय आए तो भाई के पास से साड़ी मत मांगिए, उनको ये बता दो कि मेरी छोटी बेटी है तो उसको वैक्सीन दिलवा दो, मुझे साड़ी नहीं चाहिए। यदि पति मना करता है तो उनको बोल दीजिए मैं एक साड़ी नहीं लूंगी, साड़ी का जो खर्च है ना वो बेटी को वैक्सीन दिलवाने में आप दे दो। ये सम्मान है।
हमारी बेटियों के लिए ये सम्मान होना चाहिए।